हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं यूनिट 4 मल्टीपल इंटीग्रेशन का जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है चेंज ऑफ वेरिएबल। बेसिकली चेंज ऑफ वेरिएबल होता क्या है पहले ये जानो। मान लीजिए आपका कोई एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स और वाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको एक रिलेशन दिया हुआ है u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई और v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। यानी एक्स वाई और यूवी का एक रिलेशन दे दिया गया और कहा गया कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको यूज करना है। यह आपका एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आपको यूवी कोऑर्डिनेट में जंप करना है, यूवी कोऑर्डिनेट में आना है। ठीक है। और यहां पे कोई फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई जिसको आप किसी रीजन में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये रीजन आर है, ये रीजन आर है जिस रीजन में आपको फाई ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट करना है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इंटीग्रेशन कहां करना है? यूवी प्लेन पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये रीजन आर है, ये यूवी प्लेन में कैसा बनेगा? मान लो ऐसा बनेगा, तो ये बन गया रीजन आर डैश। ठीक है। तो ये रीजन आर, तो सबसे पहला काम हमारा होगा आर रीजन का ट्रांसफॉर्म्ड रीजन पता करना है यूवी प्लेन पे। फिर ये जो फाई ऑफ एक्स वाई है ये साई ऑफ यूवी बन जाएगा, साई ऑफ यूवी बन जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई। ठीक। तो अब बचा क्या? जब आप इसको यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपके पास क्या प्रॉब्लम आएगी? रीजन आर में फाई ऑफ एक्स वाई जब आप इंटीग्रेट करोगे तो डीएक्स डी वाई। तो अब आपने जब ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया यूवी प्लेन पे आए तो अब आपका ये रीजन आर बन गया आर डैश, फाई ऑफ एक्स वाई बन गया साई ऑफ यूवी। अब डीएक्स डी वाई के बारे में क्या कहोगे? तो डीएक्स डी वाई बन जाएगा मॉड ऑफ जे डी यू डी वी, जहां पे जे क्या है? J is the Jacobian of एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूवी। ये काम हमें करना होगा। तो आप समझ चुके होंगे आपके पास तीन काम है। पहला काम कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये जो रीजन आर है इसकी इमेज पता करनी है आर डैश, यूवी प्लेन में कैसे बनेगी। फिर दूसरा, ये जो फाई ऑफ एक्स वाई है ये यूवी प्लेन में क्या बन जाएगा? यूवी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तीसरा, ये जो डीएक्स डी वाई है इसके लिए डीयू डीवी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे जैकोबियन निकालना पड़ेगा। बस इतना काम जहां मैंने कर दिया तो मेरी प्रॉब्लम का वेरिएबल चेंज हो गया। ठीक। चलिए इसकी पहली प्रॉब्लम उठाते हैं अपन। इवेल्युएट r reason r x plus y whole square dx dy where r is the parallelogram in the xy plane with vertices ये using the transformation। ट्रांसफॉर्मेशन दिया, रीजन r दिया। अब r इनसे बाउंडेड रीजन है और इसको इंटीग्रेट करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? रीजन आर इन पॉइंट से घिरा हुआ है, पैरेललोग्राम है। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए यूवी प्लेन में क्या बनेंगे? पॉइंट्स। ठीक। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वी फाइंड द पॉइंट्स ऑन यूवी प्लेन corresponding to the points on xy plane under the transformation, under the transformation क्या? u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और v इज इक्वल टू एक्स माइनस टू वाई। ये सबसे आसान तरीका होता है। हमें क्या करना है, हम सबसे पहले यहां पे टेबल बनाएंगे। ठीक। एक्स वाई ये पॉइंट्स हो गए 10, 31, 22 और और है क्या? 01। इन सबको एक नाम दे दो, ए बी सी डी। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या? u इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस वाई। इसकी हेल्प से हम u की वैल्यू निकालेंगे। v इज इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस टू वाई। इसकी हेल्प से हम v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक। और फिर लास्ट में uv।
पॉइंट यूवी ऑन एक्स वाई प्लेन, ऑन यूवी प्लेन। बस यूवी प्लेन की इमेज बन जाएगी हमारी। ये सबसे आसान तरीका होता है पॉइंट से पॉइंट में कन्वर्जन। तो u इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे x क्या है, ये सब पहले नंबर पे x है, दूसरे नंबर पे y है। x है 1, v है 0, y है 0। तो u क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। सबके पहले u निकाल लो। इसका u क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। इसका u निकाल लो, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसका u निकाल लो, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब v की बारी आई, तो v क्या होगा, x माइनस 2y, 1 माइनस 0 1। इसका v क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, 2 आई है ना, 1। इसका v क्या हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस 2। इसका v क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 माइनस 2। अब पॉइंट्स लिख दो, a डैश 1,1, b डैश 4,1, c डैश 4, माइनस 2, d डैश 1, माइनस 2। ये आपके पॉइंट्स बन गए। ठीक। अब जैसे ही आपके पॉइंट्स बन गए, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, क्योंकि फिगर बनाना पड़ेगा। अब ये मैंने u v x 1 2 3 4 y मैक्स 1 2, मैक्सिमम गया था -1, -2 गया था मैक्सिमम। एक एक पॉइंट पे आ जाओ। 1 1 4 1, तो 1 1 का मतलब ये पॉइंट, ये क्या था, a डैश। ठीक। 1 1 4 1 क्या हो गया, b डैश, b डैश 4 1। अगले पॉइंट देखते हैं, 4 माइनस 2 1 माइनस 2, 4 माइनस 2 c डैश 4 माइनस 2, और d डैश क्या था, 1 माइनस 2, d डैश 1 माइनस 2। तो ये जो पैरेललोग्राम था यूवी प्लेन पे, अरे यार, ये जो पैरेललोग्राम था आपका, ये यूवी प्लेन पे बन गया। ये लीजिए, रेक्टेंगल। ठीक। तो अब आप इसको शेड कर दीजिए। पहला काम हो गया आपका, यूवी प्लेन पे इमेज बन गई। ठीक। इस काम के बाद मैंने दूसरा आपको क्या बताया था, दूसरा बताया था कि फंक्शन चेंज होना है, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फंक्शन मैं यहां पे चेंज करके दिखा देता हूं ताकि आपको दिखता रहे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब यू प्लस वी, यू का होल स्क्वायर। आ गया समझ में। ठीक। तो दूसरा काम हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर। अब तीसरा काम क्या था, बताया था dx dy की वैल्यू। तो dx dy के लिए मुझे जैकोबियन चाहिए। अब मुझे जैकोबियन किसका चाहिए, मुझे चाहिए जैकोबियन इक्वल टू एक्स वाई का जैकोबियन यूवी के रेस्पेक्ट में। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहां पे क्या देख रहा हूं, एक्स ना तो यूवी के टर्म में एक्सप्रेस है, ना तो वाई यूवी के टर्म में एक्सप्रेस है। तो मैं यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के टर्म में निकाल दूंगा, और उसके बाद प्रॉपर्टी यूज कर दूंगा। ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होगी। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। प्रॉपर्टी मालूम होगी आपको। सो दिस इक्वल टू, बस इसको डाल, अभी इसको रोक दो यहां पे। नाउ जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकाल लेंगे। डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई। वैल्यू निकालो। u था x प्लस वाई, तो 1 1। v था x माइनस 2y, तो 1 माइनस 2। तो रिजल्ट आ गया -3। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू -1/3। जैकोबियन आ गया, ये बन गया आपका। अब आपका हो गया हैंस dx dy
इज इक्वल टू मॉड ऑफ जे डी यू डी वी। मॉडुलस लग जाता है यानी 1/3 डी यू डी वी। ठीक। अब इंटीग्रल आपका सॉल्व होने जा रहा है, डबल इंटीग्रल आर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर dx dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल आर डैश, इसको नाम दे दो आर डैश, यू स्क्वायर इंटू 1/3 डी यू डी वी। अब बात आती है लिमिट की, कि मुझे लिमिट क्या लेनी है। तो 1/3 में बाहर ले लूं पहले, यू स्क्वायर, तो चलो डी यू डी वी लेकर रहने देते हैं, तो मैं यू एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ले लेता हूं। तो यू एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप मैंने ली, तो ये बन गई मेरी। तो ये यू एक्सिस के पैरेलल लेने पर एरो ये कहां से एंटर कर रही है? इस लाइन की इक्वेशन क्या है? ए डैश डी डैश की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है u इक्वल टू 1, क्योंकि वन पॉइंट पर है ना, तो u इक्वल टू 1। और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? u इक्वल टू 4। तो u लिमिट आपकी हो गई u इज इक्वल टू 1 to 4 du। अब v के लिए ये v एक्सिस पे कितना मूव करेगी? यहां से यहां तक मूव करेगी, यहां से यहां तक मूव करेगी एरो v एक्सिस पे। तो v एक्सिस पे मूव करने पे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो मैं बाहर से आया, देख रहा हूं कि -2 पर मेरी एरो ने v रीजन को टच कर लिया, और मैं चलता चला गया और 1 पे इसने रीजन को छोड़ दिया। तो मेरी v लिमिट हो गई -2 से 1 dv। बस सॉल्व हो गया आपकी प्रॉब्लम। 1/3 -2 to 1 u³ 3 1 to 4 dv इज इक्वल टू 1/9 -2 to 1 4³ -1³ dv। ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 65 बाई, नहीं 63, सॉरी 4³ 63 64 होगा ना, 63/9 इंटू वी -2 to 1 63/9 1 + 2 यानी 3, तो 63/3 21 आंसर। क्लियर? चलिए अब दूसरा न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें आपको पॉइंट न देकर कर्व की इक्वेशन। यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x + y = u y = v, इवेलुएट दिस। अब बेटे इसने क्या किया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसने आपके लिए एक समस्या ये पैदा कर दी कि आपको लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दे दिया। अब इसके बेस पे, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के बेस पे आपको रीजन ट्रेस करना है। तो चूंकि यहाँ पे dx पहले दिया है, तो डेट मीन्स ये x की लिमिट है, ठीक है, और dy बाद बाहर दिया तो ये y की लिमिट है। तो सबसे पहले आप लिखोगे बाई गिवन इंटीग्रल the limit of y is 0 to pi and x is 0 to pi। तो मैंने एक चीज हमेशा बताई थी कि अंदर की जो लिमिट होती है वो कर्व की होती है, और बाहर की लिमिट पॉइंट होती है। तो जब इसने x लिखा है, तो ऑब्वियसली बेटे x एक्सिस के पैरेलल इसने स्ट्रिप ड्रॉ करी है। अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो स्ट्रिप किसके पैरेलल हुई है? x एक्सिस के पैरेलल। तभी तो x के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन हो रहा है। अब x के पैरेलल अगर स्ट्रिप है, बेटे तो ये x बन जाएगा, सॉरी ये y बन जाएगा, सॉरी हाँ, x dx है ना, तो पहली लिमिट x की होगी, तो मुझे सबसे पहले x ही लिखना चाहिए। मैंने y लिख दिया, चूंकि दोनों सेम है, इस वजह से जल्दबाजी में हो गया। तो x के पैरेलल मैंने स्ट्रिप बना दी, क्योंकि इंटीग्रेशन x के पैरेलल में, x के रेस्पेक्ट में पहले। अब ये जो है एरो आपकी x इक्वल टू 0 से एंटर कर रही है। तो x इक्वल टू 0 का मतलब तुम समझ रहे हो? y एक्सिस ये रहा, इसको बोलते हैं कर्व के रूप में x इक्वल टू 0, कर्व के फॉर्म में। और ये निकल रही है x इक्वल टू पाई से, लाइन से। तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू पाई। दैट मीन्स ये पाई डिस्टेंस पर, x एक्सिस में पाई डिस्टेंस पर एक लाइन है, पर ये नीचे तक भी आएगी, ऐसा नहीं है, ये लाइन नीचे तक भी आएगी, यहां भी नीचे तक आएगी, ठीक है।
क्योंकि x इक्वल टू पाई पॉइंट पर एक लाइन परपेंडिकुलर y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दोगे तो वो x इक्वल टू पाई लाइन बन जाएगी। y 0 से पाई, तो डेट मीन सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, पाई पॉइंट तक ही आपकी एरो मूव कर रही है। तो जब यहां से यहां मूव कर रही है तो बंद कर दो। ये जो मैंने डॉटेड लाइन से नीचे खींचा है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि y लिमिट क्या है, 0 से पाई है। तो डेट मीन्स इस एरो को सिर्फ कहां से कहां मूव करना है, इस एरो को जो मूव करना है वो सिर्फ यहां मूव करना है, इस एरिया में। ठीक है, जीरो, जीरो से चलेगी एरो और ऐसे चलते चलते पाई तक पहुंच जाएगी। क्लियर? तो अब यहां पर तो बेटे इक्वेशन दी गई है, तो कोई बात नहीं, मैं इनको पॉइंट में बना देता हूं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, अगर आप एक एक पॉइंट के बारे में जाओ, तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,0, इसको नाम दे दो O। ये पॉइंट हो गया A, ये हो गया पाई, 0। ये हो गया B, पाई, एक्स भी पाई, वाई भी पाई। और ये हो गया C, 0,पाई। आगे बात समझ में? तो यहां पे मैं करेक्शन कर दूं थोड़ा सा, C यहां लिखूंगा, C 0,पाई, ये लीजिए। तो अब आपके चार पॉइंट बन गए। फिर वही अपनी बात पुरानी, हमें ये कहना है, नाउ वी फाइंड नाउ वी फाइंड द corresponding points on UV plane under the given transformation, under the transformation x plus y equal to u और y इक्वल टू v। वही अपना काम, ये लिखो एक्स वाई, लिख दो 0,0, पाई 0, पाई 0 पाई। नाम दे दो इनको O A B C। U क्या है, x प्लस वाई, तो U 0 + 0, V पाई, सॉरी U इसका पाई, इसका U 2 पाई, इसका U भी पाई, ऐड हो गए ना, x प्लस वाई। V क्या है, V है y, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, v इक्वल टू पाई, v इक्वल टू पाई। तो अब आपका o ओरिजिन तो ओरिजिन ही रहेगा, o डैश मत लिख देना, ठीक है, 0,0, ये यूवी पॉइंट बन गया। a डैश पाई, 0, b डैश 2 पाई, 0, c डैश पाई। तो अब आपकी जो इमेज बनेगी बेटे, यूवी प्लेन पे कैसे बन जाएगी, यू वी। तो यूवी प्लेन पे इमेज के लिए आप सबसे पहले पॉइंट ड्रॉ करिए, ओ 0,0, ओ पाई, 0। चलो साहब, ये हो गया ए डैश पाई, 0। कुछ ज्यादा ही दूर बना दिया, मुझे 2 पाई यूज करना है ना, थोड़ा नजदीक लाता हूं। ए डैश पाई, 0, बी डैश 2 पाई, पाई है यार ये, हाँ 2 पाई, पाई है, 2 पाई, पाई। तो ये 2 पाई, अगर ये ए है पाई, तो ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया पाई। तो 2 पाई, पाई, तो ये 2 पाई से ऊपर बी डैश 2 पाई, पाई। ठीक, ये 2 पाई पॉइंट है, ठीक है। सी डैश क्या है, पाई, तो ये हो गया सी डैश पाई। अब आपको ओ ए डैश को मिलाना है, ये ओ ए डैश, आपको ओ और ए डैश को मिलाना है, ओ और सी डैश को मिलाना है, सी डैश और बी डैश को मिलाना है, बी डैश और ए को मिलाना है। ये आपका रीजन तैयार हो गया बेटे, ठीक है। आपका रीजन तैयार हुआ, ये वाला पैरेललोग्राम बन गया, स्क्वायर आपका पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक,
अब आपके सामने जो सबसे बड़ा मेजर इशू आएगा वो क्या आएगा? वो ये आएगा बेटे, ये पैरेललोग्राम जब आपने बनाया और ये आपका रीजन है, इक्वेशन पता करनी। जो मेजर आपके सामने समस्या है वो इक्वेशन पता करनी। तो इस लाइन की इक्वेशन तो मुझे दिख रही है, जीरो जीरो और पाई पाई से होकर पास होने वाली लाइन होगी u इक्वल टू वी, क्योंकि पाई पाई और जीरो जीरो। इस लाइन की इक्वेशन है v इक्वल टू जीरो। इस लाइन की इक्वेशन है, यहां पर देखो ये पाई लाइन पे है, y इक्वल टू पाई पे है ना, यहां भी y कोऑर्डिनेट पाई, यहां भी y कोऑर्डिनेट पाई। ठीक, तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई v इक्वल टू पाई। बस ये लाइन तुम्हारे लिए थोड़ा सा समस्या कर रही है कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए आपको थोड़ा सा रफ में काम करना पड़ेगा। मैं यहीं पे कर दे, अगले पेज में कर देता हूं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through pi comma 0 and 2 pi comma pi is given by y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। तो हो गया दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 1/2 x माइनस पाई। सो दिस, ओह सॉरी, ये y की बजाय v, देखो हमारी प्रैक्टिस y की है ना, तो कोई बात नहीं, बाद में करेक्शन कर देंगे। ठीक है, बाद में हम सब सुधार देंगे। अभी y लिखा है, लिखा रहने दो। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 2y इज इक्वल टू पाई। ठीक, आया समझ में कि नहीं आया? तो आपने y माइनस y1, तो देखो ये रहा y माइनस 0, ये है y1, ये है x1, ये है y2, ये है x2। x माइनस y2 माइनस y1, x2 माइनस, अरे यार ये 2 कहां से आएगा? 2 पाई में पाई गया तो 1 ही तो आएगा, तो 2 आएगा ही नहीं। ठीक, अब मैं सारे करेक्शन कर रहा हूं। मैंने y और x लिखा था ना, अब इनको बना रहा हूं, y को v और x को u, y को v, x को u। तो u माइनस v इज इक्वल टू पाई। तो ये लीजिए, आपकी चौथी इक्वेशन बन गई u माइनस वी इक्वल टू पाई। तो u माइनस वी इक्वल टू पाई। अब आपकी चारों लाइन बन गई। अब आप स्ट्रिप किसी के पैरेलल भी ले लो। मान लो स्ट्रिप मैं ले रहा हूं किसके पैरेलल? स्ट्रिप मैंने ले लिया एक्स एक्सिस के पैरेलल। लिखो, इन द यूवी प्लेन, इन द यूवी प्लेन वी टेक द स्ट्रिप पैरेलल टू द u axis। u लिमिट्स आर, u लिमिट्स आर, ये एरो कहां से इंटर कर रही है? u इक्वल टू वी से। कहां से बाहर निकल रही है? v प्लस पाई से। तो u इक्वल टू वी से इंटर करी और निकली कहां से? v प्लस पाई से। ठीक, v लिमिट्स आर। अब ये जो एरो है आपकी कहां से कहां मूव करेगी पूरा रीजन कवर करने के लिए? v इक्वल टू जीरो से इस जीरो पॉइंट से पाई पॉइंट तक यहां पे खिसकेगी, क्योंकि आपकी एरो हमेशा पीछे से आती है। तो यहां पर पूरा रीजन कवर करने के लिए वी एक्सिस पे जीरो से पाई तक खिसकेगी। तो वी लिमिट हो गई v इक्वल टू जीरो से पाई। चलिए, आपको u और v लिमिट मिल गई। अब बचा dx dy के लिए, तो अब आप निकालोगे। नाउ जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू यूवी इज इक्वल टू जे। यहां पे रिलेशन सेम वही बेटा, यू एक्स वाई के टर्म में है, वी वाई के टर्म में है। तो जैकोबियन ऑफ यूवी निकाल दो, इसको डाल दो 1। नाउ इसको यहां पे लेट लिख देना। नाउ
जैकोबियन ऑफ यूवी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डेबर यू अपॉन डेबर एक्स डेबर यू अपॉन डेबर वाई डेबर वी अपॉन डेबर एक्स डेबर वी अपॉन डेबर वाई इज इक्वल टू 1 1, और ये हो जाएगा डेबर वी अपॉन डेबर एक्स 0 और डेबर वी अपॉन डेबर वाई 1, ये हो जाएगा 0 1, सो दिस इक्वल टू 1, हेंस बाई 1, हेंस बाई 1 जे इक्वल टू 1 अपॉन, खाली 1 ही आएगा बेटे। क्यों? क्योंकि अभी आपको पीछे बताया नहीं था 1/1 इज इक्वल टू 1। ये देखो पीछे बताया ना मैंने, अब बार बार डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं मुझे, ये रहा कि एक्स वाई का जैकोबियन यूवी के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 1/यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सेम पैटर्न पे यहां भी मैंने यूवी का जैकोबियन एक्स वाई के रेस्पेक्ट में निकाला 1, तो 1/1 लिखने से टीचर समझ जाता है कि इसको प्रॉपर्टी यूज कर दी इसने। अब चलिए, हेंस हेंस डबल इंटीग्रल क्या था, 0 से पाई, 0 से पाई मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई dx dy इज इक्वल टू, हमारा कन्वर्ट हो गया u इज इक्वल टू v2 v प्लस पाई एंड v इज इक्वल टू 0 से पाई मॉडुलस ऑफ कॉस u du dv। भाई x प्लस वाई की जगह मैंने u लिख दिया और dx dy अभी मैं निकाल के ला रहा हूं du dv। ठीक है, अब यहां पे चूंकि मॉडुलस है तो ये हमारे लिए एक समस्या है। तो अब जरा मुझे एक बात का जवाब दो, कॉस कहां कहां, ए यस टी सी, कॉस यहां पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और कॉस यहां पॉजिटिव है, बाकी इन दो जगहों पे निगेटिव है। यानी 0 से पाई/2 तक कॉस पॉजिटिव है और पाई/2 से पाई तक निगेटिव है और पाई के आगे भी निगेटिव है, क्योंकि लिमिट तुम्हारी v से v प्लस पाई तक है। तो अब तुम क्या करोगे, इस लिमिट को 3 हिस्सों में तोड़ोगे। कैसे? v इज इक्वल टू 0 से पाई, क्योंकि यहां पर लिमिट आते ही बेटे अब ये v एक कर्व नहीं रह गया। जब तुम इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो v अब तुम्हारे लिए पॉइंट हो गया कि कोई नंबर है। आगे बात समझ में, था तो ये कर्व, कर्व ये तब तक था जब तक यहां था। जैसे ये जब तक यहां था तब तक ये कर्व था v, लेकिन जैसे ये इंटीग्रेशन में आ गया तो अब ये एक नंबर बन गया, तुम्हारे लिए सिर्फ एक नंबर है। तो v 0 से पाई/2 के बीच का कोई नंबर है, तो v यहां पे ये बन जाएगा v से लेकर पाई/2, पहला क्वाड्रेंट आया, फिर प्लस पाई/2 से पाई, दूसरा क्वाड्रेंट आया, फिर पाई से पाई प्लस वी, यानी वी नंबर ज्यादा पाई से, तीसरा क्वाड्रेंट आया, डीवी लास्ट में लिख दो। ठीक है, तो वी अब तुम्हारे लिए नंबर है यहाँ पे, तो नंबर जाहिर सी बात है 0 से पाई/2 के बीच में कोई होगा, तो मैंने v से पाई/2, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है तो मैंने कॉस यू डी यू, पाई/2 से पाई में कॉस निगेटिव होता है तो चूंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो माइनस कॉस यू डी यू। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जब पाई/2 से पाई के बीच में कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, तो जब तुम u को पाई/2 से पाई के बीच में कोई भी वैल्यू दोगे तो कॉस यू क्या बन जाएगा, निगेटिव वैल्यू देगा, और बाहर माइनस साइन लगा दोगे तो वो निगेटिव वैल्यू, माइनस साइन इंटू निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो ये कह रहा है कि सिर्फ आपको कॉस की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इस इंटरवल में पाई/2 से पाई इंटरवल में कॉस निगेटिव वैल्यू देगा, जिसकी वजह से मैंने माइनस लगा दिया। ये होता है बेटे मॉडुलस को ब्रेक करने का तरीका है। जब से इंटीग्रेशन में आपको पढ़ा रहा हूं तब से पहला न्यूमेरिकल है जहां पे मुझे मॉडुलस मिला है, और यहां मैं मॉडुलस ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, अब पाई से पाई प्लस वी, यानी तीसरा क्वाड्रेंट, यहां भी कॉस की वैल्यू निगेटिव आती है, तो फिर मैंने यहां भी लगा दिया माइनस कॉस यू डी यू। अगली बात समझ में, तो अब ये हो गया v इक्वल टू 0 से पाई कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन यू
v2 पाई बाई टू माइनस साइन यू पाई बाई टू से पाई माइनस साइन यू पाई से पाई प्लस वी डीवी. सो दिस इक्वल टू 0 से पाई साइन पाई बाई टू माइनस साइन वी माइनस साइन पाई प्लस, चूंकि लोअर लिमिट के साथ माइनस आता, बाहर का माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन पाई बाई टू माइनस साइन पाई प्लस वी प्लस साइन पाई डीवी. साइन पाई की वैल्यू क्या होती? जीरो, तो ये खत्म. साइन पाई की वैल्यू क्या होती? जीरो, तो ये भी खत्म. सो दिस इक्वल टू 0 से पाई साइन पाई बाई टू तो 1 माइनस साइन वी प्लस, ये तो जीरो हो गए, साइन पाई बाई टू 1, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता? माइनस साइन थीटा. साइन पाई प्लस, इस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है ना, तीसरा क्वाड्रेंट, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, प्लस साइन वी डीवी. साइन वी से कैंसिल. सो दिस इक्वल टू 2 0 टू पाई डीवी, सो इक्वल टू 2 पाई. आंसर. ये तो थे बेटे एक्स वाई कोऑर्डिनेट से हमें यूवी कोऑर्डिनेट में जाने वाले न्यूमेरिकल. अब मैं कुछ न्यूमेरिकल, एक दो न्यूमेरिकल लूंगा जहां पे पोलर कोऑर्डिनेट में हम जाएंगे, जो कि स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट है, हमें पता होता है. Evaluate 0 to 2, 0 to root 2x minus x square, x dx dy upon under root x square plus x y square by changing into polar coordinates. एक्चुअली में पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज तो हम बाद में करेंगे, ठीक है. सबसे पहले तो हम रीजन ट्रेस करें यार. हम जाने तो ये रीजन क्या है, ये लिमिट के बेस पे रीजन क्या है. तो आइए रीजन ट्रेस करते हैं सबसे पहले, फिर हम चेंज करेंगे पोलर में. तो y की लिमिट अंदर किसकी लिमिट है? x. y की है कि x की? बहुत ध्यान से देखना, अंदर है y की लिमिट, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि ये x का फंक्शन है ना, अंदर ये x का फंक्शन है, दैट मीन्स किसकी लिमिट अंदर है? y की. तो ये गिवन प्रॉब्लम को आप खुद लिखोगे, सोल्यूशन गिवन प्रॉब्लम इज, सुधारो इसको, 0 से 2, 0 से रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो सबसे पहले बेटे ये हुए अंदर y की लिमिट, y इक्वल टू जीरो. तो y इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ? x एक्सिस. चलिए साहब, ये हो गई y इक्वल टू जीरो, और ये भी तय है अंदर y की लिमिट है, तो जो आपकी एरो है वो y एक्सिस के पैरेलल है. एरो आपकी किसके पैरेलल है? y एक्सिस के. चलिए ये भी फाइनल हो गया, ठीक, कि एरो आपकी y एक्सिस के पैरेलल है. अब y की अपर लिमिट है y इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर. तो डेट मीन्स जो आपकी अपर कर्व है, अपर कर्व इज y इज इक्वल टू रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर. सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x. ये है आपकी अपर कर्व. लेकिन ये बनती कैसे है? अगर किसी को याद होगा तो बहुत जल्दी बता देगा कि ये एक सर्किल है जिसका सेंटर 0,1 पे होगा, 0,1 पे सेंटर होगा, और रेडियस भी 1 होगा. अगर किसी को ये पता है, किसी को नहीं पता तो अब आपका रफ में काम करना होगा. आप लिखेंगे यहां पे विच इज अ सर्किल, विच इज अ सर्किल विथ सेंटर 1,0, 1,0 एंड रेडियस 1. अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे भाई, तो इधर रफ में देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. मैंने 2x को लेफ्ट हैंड पे लिया, 1 ऐड किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड पे. तो ये क्या बन जाएगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर. तो सेंटर 1,0, रेडियस 1 आ गया समझ में. तो ये सेंटर हो गया 1,
0। ठीक, क्लियर। तो पहली आपने बाधा पार करी कि आपको पता चल गया। अब ये सर्किल में रीजन कितना है, तो 0 से गई और ये है आपका सर्किल y इक्वल टू √2x - x²। एरो यहां से लेकर कहां तक है, इससे, सॉरी, थोड़ा सा सर्किल पे फोकस मत, शेप बनता भी सही से बन नहीं रहा, लेकिन बस ये सर्किल ही है। मिटा देता हूं इसको जरा, ये भी गड़बड़ बना है, लो प्रॉपर ही बना देता हूं मैं। ये लो, अब प्रॉपर बन गया। ठीक, क्लियर। तो y इक्वल टू 0 से आपकी इंटर कर रही है एरो, चूंकि y की लोअर लिमिट क्या है, 0। तो y इक्वल टू 0 से इंटर कर रही है और सर्किल से बाहर जा रही है। तो यानी सिर्फ रीजन इतना सा है। अभी बस, अभी आगे नहीं बता सकता मैं। और x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 2। हियर x वेरीज फ्रॉम 0 to 2। चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, y वेरीज फ्रॉम 0 to √2x - x²। ठीक, सो अपर कर्व इज y इक्वल टू √2x - x² इक्वल टू x² + y² इक्वल टू 2x, विच इज अ सर्किल विद सेंटर 1, 0 एंड रेडियस 1। तो यानी 0 से 2 तक, तो जब ये सेंटर 1 है, रेडियस 1 है, तो डायमीटर 2 होगा, तो ये 2 हो गया। तो यानी ये वाला, इतने से रीजन में इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी सिर्फ इस रीजन में इंटीग्रेशन हो रहा है। क्लियर, आ गया सन में। तो अब आप सिर्फ एक काम लिख दीजिए, बहुत ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे लिख दीजिए द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज शोन बाय द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन, बस बात, कहानी पलट गई। बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं लिखना। आपने सारी कुछ चीजें तो लिख दी कि वाई यहां से यहां वेरी कर रहा है, एक्स यहां से यहां वेरी कर रहा है, पर रीजन सही बना दो तो बहुत कुछ लिखो चाहे ना लिखो, काम चल जाता है। अब बेटे आपको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है, तो लिखिए नाउ चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स बाय पुटिंग, क्या होता है हमारा, पुटिंग एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है ट्रांसफॉर्मेशन, और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। सो वी गेट, हमें क्या क्या चाहिए, एक तो x² + y² की वैल्यू चाहिए, x² + y² इक्वल टू r²। ये देखो यहां पे मौजूद है ना, x² + y², इसकी वैल्यू चाहिए। दूसरा सर्किल की इक्वेशन चाहिए, तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, ये है x² + y² इक्वल टू 2x। dx dy क्या होता है बेटे, आर डी आर डी थीटा, ये स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसमें आपको जैकोबियन निकालने की जरूरत नहीं है। तो x² + y² इक्वल टू r², dx dy आर डी आर डी थीटा, एंड equation of circle is, circle becomes r² इक्वल टू 2r cos थीटा। x की जगह r cos थीटा रख दिया यहां पे, और x² + y² की जगह r² रख दिया। सो दिस इंप्लाइज r इक्वल टू 2 cos थीटा। तो अब आपको नया फिगर बताने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे वापस आओगे और लिख दोगे और r इज इक्वल टू 2 cos थीटा।
अब जब चूंकि पोलर में काम कर रहे हो तो एरो बनेगी आपकी ओरिजिन से। ठीक, तो ओरिजिन से एरो बनी। तो आर की लोअर लिमिट क्या हो गई, या आपको समझाने के लिए कहिए तो मैं दूसरे पेज पे बना ही देता हूं फिगर। छोड़ो, जब समझ में आ जाएगा तब करना आप काम डायरेक्ट। चलिए, ये आपका पोलर कोऑर्डिनेट में बन गया। सर्किल की इक्वेशन आपने आर इक्वल टू टू कॉस थीटा लिख दिया, ओरिजिन से एक एरो बना दी। अब आपको आर की लिमिट बतानी है। नाउ फॉर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर लिमिट्स आर। मैंने क्या बताया था पोलर कोऑर्डिनेट जब आपको पढ़ाया था कि एरो जहां से इंटर कर रही है रीजन में, जिस कर्व से इंटर कर रही है वो आर की लोअर लिमिट, और जहां से छोड़ रही है वो आर की अपर लिमिट। मोटे तौर पे अगर मैं तुमसे कहूं कि आर इज द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द कर्व फ्रॉम ओरिजिन, तो आप देख रहे हो कि जैसे आपने ओरिजिन से एरो बनाया तो ओरिजिन तक ये आपका रीजन है। तो ओरिजिन तक जब रीजन है तो आर की लोअर लिमिट हो जाएगी आर इक्वल टू 0 टू, यानी ओरिजिन पर ही ये रीजन को टच कर रही है। और बाहर कहां से निकल रही है, टू कॉस थीटा से, सर्किल से बाहर निकल रही है। आगे बात समझ, जब कभी भी ओरिजिन आपके रीजन के अंदर हो, या रीजन ओरिजिन से एरो बनाते ही आपको रीजन मिल जाए, यानी रीजन ओरिजिन को टच कर रहा हो, ठीक है, तो आर की लोअर लिमिट 0 बन जाती है। 0 to 2 cos थीटा, एंड थीटा लिमिट्स आर थीटा इक्वल टू, ये एक्स एक्सिस पे पूरे रीजन पे कितना घूमेगी, ये यहां से चलेगी 0 एंगल से, और ये पूरा रीजन कवर करने के लिए पाई/2 इसको घूमना पड़ेगा, यानी पाई/2 एरिया पूरा कवर करेगी, तब जाके इसके इस पे टेंजेंट बनाएगी। तो थीटा लिमिट आपकी क्या हो गई, 0 से पाई/2। ठीक है। अब आपका काम पूरा हो चुका है बेटे। आपको जो जो वैल्यू चाहिए, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, एक डीएक्स डीवाई की वैल्यू चाहिए, और तीसरा लिमिट चाहिए थी। तीनों आ चुकी हैं। अब आप सीधे सीधे इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करिए पोलर में। हेंस 0 to 2, 0 to √2x माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स अपॉन √x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई/2, एंड आर इज इक्वल टू 0 से 2 कॉस थीटा। एक्स की जगह आर कॉस थीटा, dx dy की जगह आर डी आर डी थीटा, और √x² प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा आर, क्योंकि x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर। आर से आर कैंसिल हो गया। सो दिस इक्वल टू 0 to पाई/2, 0 to 2 कॉस थीटा। सबसे पहला, इसमें आपके पास चॉइस नहीं होती बेटे, पहला इंटीग्रेशन ही आर के रेस्पेक्ट में होगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट हो तो हमेशा बाहर रहता है। सो दिस इक्वल टू 0 से पाई/2 r² / 2, 0 to 2 cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई/2, 1/2 बाहर ले लो, 4 cos² थीटा
इंटू कॉस थीटा डी थीटा, 4 भी बाहर ले लो तो 2, 0 से π/2 कॉस क्यूब थीटा डी थीटा वाली इस फार्मूला लगा दो। कॉस पर पावर क्या है, इवन है, तो 3 उससे कम 2, 2 उससे कम, 2 से कम 1, सॉरी 2 से कम 1, 1 से कम 0, यानी हमें नहीं लिखना है। बात खत्म हो गई, यानी 2/3 वालिस फार्मूला मैंने सिखाया था ना, क्लियर। ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग वालिस फार्मूला। बस आंसर हो गया 4/3 आंसर। एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिससे आपका पोलर का और दिमाग खुलेगा। चेंज इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड इवैल्यूएट 0 to ∞, 0 to ∞, e⁻x² + y² dy dx। मैं लिखता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। बाय द गिवन इंटीग्रल, बाय द गिवन इंटीग्रल, अंदर लिमिट किसकी है, y की, क्योंकि dy पहले दिया हुआ है। इंटीग्रल वी सी डैट y कहां से कहां वेरी करेगा, y वेरीज फ्रॉम 0 to ∞। मैंने बोला था कि अंदर की जो लिमिट होती है वो कर्व की इक्वेशन होती है, यानी एक्स वाई, एरो आपकी बनेगी वाई एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि अंदर की लिमिट है वाई। एरो कहां से इंटर कर रही है, y = 0 से। कहां से बाहर निकल रही है, इनफाइनाइट, यानी ऊपर की ओर पूरी तरह खुला हुआ है। यहां से तो पता है कि यहां से लोअर बाउंड्री है कि y = 0 से इंटर कर रही है, यानी ये लोअर कर्व है, लेकिन अपर कर्व खुली हुई है, इनफाइनाइट पे कहीं निकल रही है बाहर। चलिए दूसरा, एक्स वेरीज फॉर, अब बाहर वाली लिमिट देखो, तो बाहर वाली लिमिट देख रहे हो 0 से ∞, ये भी 0 to ∞। तो इसका मतलब हुआ ये एक्स एक्सिस पर, यहां ये पॉइंट है तुम्हारा 0, एक्स एक्सिस पर ये 0 पॉइंट से मूव करेगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। तो कुल मिला के अगर आप इसको शेड करने बैठोगे तो ये कह रहा है कि x = 0, यानी ऐसे ऐसे पूरा तुम यहां से चालू हो गए यार, और चलते ही चले जाओगे, और ऊपर भी खुला हुआ है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, हेंस हेंस द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पूरा का पूरा पहला क्वाड्रेंट ही आपका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। नाउ अब आपको कहां चेंज करना है, पोलर में, changing to polar coordinates, to polar coordinates by putting x इक्वल टू क्या होता है, r cos थीटा, y इक्वल टू क्या होता है, r sin थीटा। सो दिस इंप्लाइज तुम्हें x² + y² की जरूरत है, ये रहा, तो ये बन जाएगा r²। dx dy की जरूरत है, तो ये है तुम्हारा r dr d थीटा। ठीक, अब आपको आर लिमिट और थीटा लिमिट चाहिए, तो आप लिखोगे फॉर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, आर लिमिट्स आर, थीटा लिमिट्स आर। आर के लिए आपको क्या करना है, एक एरो बनानी है, ओरिजिन से खींच देना है। तो आप देखो बेटे, जो आपने एरो बनाई, ओरिजिन से निकलते ही तो रीजन है, ओरिजिन को पूरी तरह कवर कर रखा है रीजन ने, तो यानी जीरो डिस्टेंस पर, ओरिजिन से जीरो डिस्टेंस पर इसने रीजन को पा लिया। तो आर लिमिट्स आर, r = 0, और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर ये रीजन को छोड़ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, चूंकि चलती चली जा रही है, तो 0 to ∞। चलो साहब ये हो गया। अभी एक्स एक्सिस से कितना मूव करेगी, एक्स एक्सिस से ये मूव करेगी,
यहां से चलेगी और वाई एक्सिस तक आई, तो 0 से पाई बाई 2, तो थीटा लिमिट क्या हो गई? 0 से पाई बाई 2। बस अब आप बेटे इसको इवेल्युएट कर दीजिए। मैं यहीं पे कर रहा हूं, हैंस 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, थीटा लिमिट कितनी निकाली तुमने? थीटा 0 से पाई बाई 2। आर लिमिट कितनी निकाली? 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर डी थीटा। ठीक, अब अगले पेज पे चलता हूं, यहां पे थोड़ा सा लेट आर स्क्वायर को टी लेट कर लो। सो दिस इंप्लाइज आर डी आर इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक, लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जब आर जीरो तो टू जीरो, आर जीरो इंप्लाइज टी इक्वल टू जीरो, और जब आर इनफाइनाइट तो टी इनफाइनाइट। हैंस इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, 0 से इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी बाई 2 इंटू डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस टी, 1 बाई 2 बाहर ले लो, अपॉन माइनस 1, 0 टू इंफिनिटी डी थीटा। सो दिस इक्वल टू 1 बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई टू द पावर 0 अपॉन माइनस 1 डी थीटा। ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है? 0, तो 0 से पाई बाई 2, 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 डी थीटा। माइनस माइनस निपट जाएंगे, 1 बाई 2 थीटा, 0 से पाई बाई 2। सो दिस इक्वल टू पाई बाई 4। हेंस आपका जो आंसर आ गया 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक, ये पहला आंसर आ गया आपका। अब इसी न्यूमेरिकल में कभी कभी एग्जाम में ये भी कह देता है, हेंस आपको ऐड कर देता है, हेंस शो डैट, यहीं पर हेंस शो डैट 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आप आज के बाद हमेशा यूज करोगे जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी। और इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का प्रूफ सिर्फ यही एक रास्ता है जहां से मैं कर रहा हूं। दूसरा रास्ता फूरियर ट्रांसफॉर्म के थ्रू है जो आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पर डबल इंटीग्रेशन के थ्रू आप इसको प्रूव कर सकते हो। नॉर्मली तुम इसको डेफिनेट अगर +2 लेवल में जितनी पढ़ाई करी है इंटीग्रेशन की, उस लेवल पे उस तरीके से आप इसको नहीं प्रूव कर पाओगे। ठीक है, अब मुझे ये दिखाना है, चलिए आते हैं टू शो। आपको क्या शो करना है? 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट पाई बाई 2। इसको डाल दो इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 से ही काम करूंगा। बाई वन 0 टू इंफिनिटी पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? जरा देखना, मैं इनको अलग अलग कर दूं। आपको अच्छे से पता है जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो x कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यहां पे ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक, इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मुझे एक बात का जवाब दो बेटे, जब ये इंटीग्रेट होगा तो क्या ये कोई फंक्शन होगा या नंबर होगा?
ऑब्वियसली एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और न्यूमेरिक वैल्यू का इस इंटीग्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 0 to ∞e⁻⁻y² dy एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, क्योंकि लिमिट कॉन्स्टेंट्स हैं। जब लिमिट कॉन्स्टेंट्स होती हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू मिलती है। तो डेट मीन्स ये इंटीग्रेशन इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, जो कि आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया किसी वीडियो में। अगर दोनों इंटीग्रेशन में, यानी अब मैं आपको नई चीज बता रहा हूं, अगर बेटे एक्स और वाई के टर्म, पहला लिमिट कांस्टेंट्स हो, पहला लिमिट कांस्टेंट्स हो, इसकी कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। अगर लिमिट कांस्टेंट्स हो, पहला। दूसरा, एक्स के टर्म्स और वाई के टर्म्स प्रोडक्ट में दिए गए हों, लिमिट कांस्टेंट्स हो और एक्स के टर्म और वाई के टर्म प्रोडक्ट्स के फॉर्म में दिए गए हों, तो आप इन दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करके उनका प्रोडक्ट लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। और वो क्यों नहीं पड़ेगा, वो मैंने यहां कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दिया कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू एक नंबर होगा जिसका जो अपने आप बाहर आ जाएगा। तो एक प्रकार से आप चाहे अलग अलग इंटीग्रेट करो चाहे एक साथ करो। तो आगे बात समझ में, तो ये याद रखना, लिमिट कांस्टेंट हो और एक्स और वाई के टर्म्स प्रोडक्ट के रूप में हो, तो आप दोनों इंटीग्रल के साइन को अलग अलग करके उनका प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक। अब यार ये बताओ, 0 से ∞ e⁻⁻x² dx, यहां सब कुछ तो y है, अगर सारे y को मैं x से रिप्लेस कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वही होगा, जो यहां पे y कर रहा है वही यहां पे x करेगा। ठीक। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो? सो दिस इंप्लाइज π/4 इक्वल्स टू 0 to ∞ e⁻⁻x² का होल स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज 0 to ∞ e⁻⁻x² dx is equal to √π/2, hence proved। बेटे मैंने आपको जितने पोलर के दो न्यूमेरिकल बता दिए, चेंज ऑफ वेरिएबल के दो न्यूमेरिकल बता दिए, इससे अब आपको एक आइडिया लगे, बाकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों।